गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं सत्येंद्र कुमार मौर्य लक्ष्मी प्रसाद मेमोरियल पब्लिक स्कूल गोला बाज़ार गोरखपुर से आज हम सभी लोग राहुल सांकृत्यायन जी द्वारा लिखित ल्हासा की ओर नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। जैसा हम सभी लोग जानते हैं, ल्हासा तिब्बत की राजधानी है। ल्हासा की जब यात्रा राहुल सांकृत्यायन जी प्रारंभ करते हैं तो उस यात्रा के दौरान उन्हें किन किन कठिनाइयों या मुसीबतों का सामना करना पड़ा, इसका जिक्र उन्होंने इस ल्हासा की ओर नामक शीर्षक के माध्यम से इस पाठ में करने का प्रयास किए हैं। राहुल सांकृत्यायन जी हमें यह बताने का प्रयास करते हैं कि ल्हासा जो तिब्बत की राजधानी है, प्राकृतिक दृष्टिकोण से बहुत धन्य है। ऐसा लगता है कि प्रकृति ने ही उसे पूर्णतः सजाया हुआ है और इस तरह से ल्हासा की ओर नामक शीर्षक की उन्हें आवश्यकता इसलिए पड़ी। उन्होंने ल्हासा के प्राकृतिक सौंदर्य को, ल्हासा की धर्मनिष्ठा को, ल्हासा में जो मानव का मानव के साथ जो प्रेम है, छुआछूत, चोरी इत्यादि चीज़ की भावनाएं वहाँ पर नहीं दिखाई देती है। सब जगह अपनत्व जैसा माहौल दिखाई देता है। इसलिए राहुल सांकृत्यायन जी ल्हासा की विशेषताओं से इस तरह से प्रभावित होते हैं कि वह ल्हासा की ओर नामक शीर्षक के माध्यम से उसकी प्राकृतिक सुंदरता, उसके धार्मिक विशेषताओं और उसके जो सामाजिक स्तर हैं उन सब को इसमें बताने का प्रयास किए हुए। आइए हम देखें। पहले वीडियो हम यह देख लिए थे, पढ़ लिए थे। अब हम आगे हम देखते हैं कि किस तरह से राहुल सांकृत्यायन जी घोड़े पर राहुल सांकृत्यायन जी जब ल्हासा की यात्रा करते हैं तो अपने काफ़ी चढ़ाई होने के कारण अपने वह साथी जिनका नाम सुमति होता है, सुमति से वह कहते हैं कि हम घोड़े ले लें, घोड़े के माध्यम से हम ऊपर की जो चढ़ाई है 17-18 हज़ार फीट ऊँचे चढ़ना है, वह हम आसानी से चढ़ जाएंगे। हमारी दक्षिण तरफ पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हज़ारों श्वेत शिखर चले गए थे और इस तरह से हम देखें कि हमारे जो पूरब से पश्चिम की ओर अर्थात जहाँ हम खड़े थे वहाँ पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हज़ारों श्वेत शिखर चले गए थे। भीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे। न वहाँ बर्फ़ की सफ़ेदी थी, न किसी तरह की हरियाली। इस तरह से हम देखते हैं कि न तो वहाँ पर बर्फ़ की सफ़ेदी थी, न ही हरियाली थी अर्थात बर्फबारी नहीं थी, न किसी तरह की हरियाली। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ़ वाली चोटियाँ दिखाई पड़ती हैं। सर्वोच्च स्थान पर डाँड़े के देवता का स्थान है जो पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींगों और रंग बिरंगे कपड़ों की झंडियों से सजाया गया था। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। शायद 2-1 और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। लेखक कहते हैं, मैं जिस घोड़े पर सवार था वह घोड़ा मेरा कुछ धीमे चलने लगा। मैंने समझा कि थकान के मारे मेरा घोड़ा काफ़ी धीरे चल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। मेरा घोड़ा काफ़ी सुस्त था और इस तरह से वह धीरे धीरे चलता था। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकान के कारण ऐसा कर रहा है और उसे मानना नहीं चाहता था और धीरे धीरे वो बहुत पिछड़ गया। मैं दोनिष्ठों की तरह अपने घोड़े पर घूमता हुआ चला गया। दोनिष्ठ मतलब घुमक्कड़ों की तरह से, मौज मस्तियों की तरह से, खरपतवारों में चलने वाली नैयों की तरह से। जान नहीं पड़ता था घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। अब मैं जोर देने लगता तो
वह और सुस्त पड़ जाता। एक जगह दो रास्ते फूट रहे थे, एक जगह हम देखे दो रास्ते फूट रहे थे, एक बाएं तरफ जा रहा था, एक दाएं तरफ जा रहा था। आगे एक घर में पूछने से पता चला कि लंकोर का रास्ता दाहिने वाला था। फिर लौट कर उसी को पकड़ा। फिर मैं बाएं का रास्ता ले मील 1.5 मील चला गया। कहते दो रास्ते जहाँ फूट रहे थे, मैं बाएं का रास्ता ले के लगभग 1.5-2 मील आगे चला गया। आगे घर में पूछने से पता चला कि लंगोर का रास्ता दाहिने वाला था। फिर लौट कर उसी को पकड़ा। 4-5 बजे के करीब मैं गांव से मील भर पर था तो सुमत इंतज़ार करते हुए बोले, सुमत हमारा इंतज़ार कर रहे हैं और बोले, मंगोलक का मुंह वैसे ही लाल होता है। और अब तो वह पूरे गुस्से में थे। उन्होंने कहा, मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले तुम्हारे इंतज़ार में। मैंने 2 कंडे टोकरी फूंक डाले। 3-3 बार चाय को गर्म किया। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं। कहते हैं, मित्र मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। तो कहते हैं, तो फिर क्या बात है? देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मुझे मिला है? देख नहीं रहे मेरा घोड़ा कैसा है? मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। खैर हम तो पहुंच गए। मैं तो रात तक पहुंचने का उम्मीद रखता था। खैर सुमत को जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी ही जल्दी वह ठंडा भी हो जाता था। लंकोर में वह एक अच्छी जगह पर ठहरे थे। यहाँ भी उनके पीछे यजमान थे। पहले चाय सत्तू खाया गया। रात को गर्मा गर्म धक्का मिला और रात को हम गर्मा गर्म धक्का। फिर होता क्या है, अब हम टिडरी के विशाल मैदान में थे जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती है। उसी पहाड़ी का नाम है टिडरी समाधगिरी और उसी पहाड़ी का नाम है टिडरी समाधगिरी। आसपास के गांव में भी सुमत के कितने ही यजमान थे। कपड़े की पतली पतली चीरी बस्तियों के गंडे ख़त्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि बोध गया से लाए कपड़े के ख़त्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोध गया का गंडा बना लेते थे। वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा, यह तो हफ्ता भर उधर की ही लगा देंगे। फिर मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांध, मगर आसपास के गांव में मत जाओ। इसके लिए मैं तुम्हें लहासा पहुंचकर रुपए दे दूँगा। सुमत ने स्वीकार किया। दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की। भरिया मतलब रहने का स्थान, लेकिन कोई न मिला। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था, लेकिन अब तो 10-11 बजे की तेज़ धूप में चलना पड़ रहा। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती है। यद्यपि थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर को ढांक लें तो गर्मी ख़त्म हो जाती है। आप 2 बजे सूरज की ओर मुँह करके चल रहे हैं। ललाट धूप से जल रहा है। पीछे का कंधा बर्फ़ हो रहा है। फिर हमने पीठ पर अपनी चीज़ें लादे और डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। यद्यपि सुमत के परिचित टिडरी में भी थे, सुमत के जान पहचान के लोग टिडरी में भी रहते थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे। इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा। तिब्बत की जो ज़मीन है, कहते हैं तिब्बत की जो ज़मीन है बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है। इन जागीरदारों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों के हाथ में है।
अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती कुछ भी करता है, इसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। खेती का इंतज़ाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता है, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु नमसे बड़े भद्र पुरुष थे। वह बहुत प्रेम से मिले, हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था, उन्हें कुछ भी ख्याल रखना चाहिए था। और इस तरह से कहते हैं, यहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें कंजूर बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी हुई थीं। मेरा आसन भी वहीं लगा, मैं वहीं बैठ गया। वह बड़े मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 शेर से कम नहीं रही होगी। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। मैं पुस्तकों के भीतर था, इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। दूसरे दिन वह गए। मैं समझा था 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए। टिडरी गांव वहाँ से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया, भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। इस तरह से इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि राहुल सांस्कृत्यायन जी जो लहासा की यात्रा करते हैं, तो थोड़ा अंकोट या टिडरी गांव जो प्राकृतिक दृष्टिकोण से काफ़ी अति सुंदर होने के कारण उसकी विशेषताएं लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, खींचने का प्रयास करती हैं, और इस तरह से वह उसको देखने के लिए काफ़ी उत्सुक हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि हर देश की अपनी अपनी एक विशेषता होती है, और लेखक को जो तिब्बत है वहाँ की एक विशेषता सबसे ज़्यादा हृदय को छू जाती है, वह होता है वहाँ का समाज। वहाँ के समाज में प्रथा भी स्त्रियाँ नहीं करती थीं। स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार मिले थे। वहाँ चोरी डकैती यानी जो सामाजिक जो बुराइयाँ हैं वह देखने को नहीं मिलती थी। ऐसे स्थिति में छुआछूत जो आज के समाज के विकास का सबसे बड़ा जो बाधा है वह छुआछूत, ऊंच नीच, जात पात। समाज यदि विकसित नहीं हो रहा तो समझिए वहाँ पर जात पात, ऊंच नीच इत्यादि चीज़ों का बहुत बोलबाला है। जातिगत चीज़ें व्यक्ति को मानसिकताओं को संकीर्ण बना देती हैं, और व्यक्ति उस जातिगत बुराइयों से कभी अपने आप को बाहर नहीं निकालता। कहने का तात्पर्य है कि राहुल सांस्कृत्यायन जी यह बताने का प्रयास करते हैं कि हमें जातिगत जो भेद होते हैं उन जातिगत भेदों से हमें ऊपर उठ के सोचना चाहिए, न कि जातिगत चीज़ों में रहकर अपना और दूसरे व्यक्ति के भी जीवन पर अपना प्रभाव डालना चाहिए। जातिगत समस्याएं आज के समाज की सबसे ज्वलंत समस्याएं हैं। जो समाज इन समस्याओं से अपने आप को जब तक अलग नहीं कर पाएगा, समाज का उस तरह से विकास नहीं होगा जिस तरह से होगा। जात पात, ऊंच नीच, छुआछूत, यह सब समाज को कई टुकड़ों में बांट देती है। समाज में प्रेम की जगह नफरत, वैमनस्य फैलाती है, मानवता का शर्मसार करती हैं। इस तरह से हमें इन सब चीज़ों को परिवर्तित करने की आवश्यकता है। आज हमारे देश में अनेक संप्रदाय, मूल या जात के लोग रहते हैं, लेकिन आजकल के समय में काफ़ी तेज़ी से वह अपना जड़ बना ली हैं, और हम चाह कर भी जातिगत चीज़ों को नहीं निकाल पा रहे हैं। राजनीतिक स्तर पर लोग उसी में घिरते चले जा रहे हैं, जिससे जातिगत चीज़ों में से निकालना
इस समय व्यक्ति को अपने आप में इतना आसान नहीं। तो इस तरह से हमें कह सकते हैं कि जातिगत जो चीज़ें होती हैं वह किसी भी समाज को विकसित होने में सबसे बड़ी बाधा होती है। आइए हम देखें। उसके बाद से कहते हैं तिब्बत में कोई कानून नहीं था, काफ़ी अपराध करेंगे तो आपको ये सज़ा मिलेगी। इस तरह से लोग वहाँ पे बेधड़क होकर, जैसे हमारे यहाँ लाठी डंडे लोग लेके घूमते हैं, उस तरह से वहाँ पर कट्टे बंदूकें चाकू फरसे लेके घूमते हैं। जो यात्री या पर्यटक वहाँ की यात्रा करने के लिए जाता है तो सुनसान जगह जब पाते हैं तो उसके सामान लोग छीन लेते हैं। यदि वह व्यक्ति ना करे तो ऐसे स्थिति में उसकी हत्या भी कर देते हैं। इस तरह का परिवेश वहाँ पर देखने को मिलता है या बनने को मिलता है। आइए हम देखें कि प्रश्न क्या क्या है। थोड़ा के पहले के आखिरी गांव भिखमंगे के भेष में क्यों होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्र भेष में उन्हें उचित स्थान नहीं दिया गया, क्यों? जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि भारतीय पर्यटकों को तिब्बत की यात्रा, थोड़ा की यात्रा करने के लिए सख्त मनाही थी। इसीलिए लेखक जब भिखमंगे के रूप में वहाँ की यात्रा करते हैं तो उन्हें ठहरने के लिए उचित स्थान मिलता है, और जबकि वह यदि ऐसा एक भद्र सामान्य व्यक्ति के श्रेणी में जाते हैं तो उन्हें ठहरने का मौका नहीं मिलता है, क्योंकि वहाँ का जो स्थानीय कानून है उस कानून से लोग बचने का प्रयास करते हैं और इस तरह से बताते हैं। उस समय में तिब्बत के हथियार का कानून न होने के कारण, तिब्बत में जो है हथियार का कानून नहीं होने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता है। तो इस तरह से हथियार का कानून न होने के कारण यात्रियों को काफ़ी समस्याओं या कठिनाइयों का भय बना रहता है। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि अनुशासन या नियम अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है किसी भी समाज का विकसित होने में। यदि अनुशासन नहीं है तो उसका विकास सही ढंग से नहीं हो सकता है। तो वहाँ पर कानून न होने के कारण वहाँ पर हिंसक प्रवृत्तियों ने ज़्यादा जन्म ले लिया, जिससे काफ़ी उन्हें समस्याओं का सामना कर। लेखक लंकोर के मार्ग पर साथियों किस तरह पिछड़ गया। लेखक लंकोर के रास्ते में अपने साथियों से इसलिए पिछड़ गया क्योंकि उनका घोड़ा काफ़ी सुस्त था, धीरे धीरे चलता था और वह रास्ता भूल गए, दूसरी तरफ चले गए। फिर उन्हें पता चला कि दाहिने तरफ वाला रास्ता लंकोर जाता है, तो फिर वह इसीलिए वह अपने साथियों से काफ़ी पिछड़ गए। लेखक ने शेखर विहार में सुमत को अपने यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया। पहली बार जब जा रहे थे तो रोक दिए, लेकिन दूसरी बार जब गए तो बुद्ध वचन में उन्हें बुद्ध की पोथियाँ मिल गईं जो 103 पेजों में लिखी हुई थी, और उसी किताबों के भीतर जब वो घुस गए तो उनको बाहरी संसार के संबंधों से या चीज़ों से अब उन्हें किसी प्रकार का कोई मतलब नहीं रह गया। इसीलिए वह शेखर विहार सुमत को जाने से नहीं रोकती। अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अपनी यात्रा के दौरान लेखक को अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जैसे भद्र पुरुष के रूप में या भिखमंगे के रूप में या सुमत के साथ घोड़े सुस्त मिल जाने के कारण। इस तरह से उन्हें काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार बताएं कि उस समय तिब्बती समाज कैसा था। तो उस समय का तिब्बती समाज एक आदर्श परक समाज था। अनुशासन का कानून न होने के कारण थोड़े हिंसक हो गए थे, लेकिन फिर भी तिब्बती समाज में कहीं जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव इत्यादि चीज़ों का, किसी प्रकार का छुआछूत का, किसी प्रकार का धार्मिक जो परिवेश है उसमें स्वच्छता दिखाई देती है और मानवता की झलक दिखाई देती है।
इस तरह से हम कह सकते हैं कि राव सांझ कृत्यायन जी एक यात्रा वृतांत लेखक की श्रेणी में आते हैं।